चलिए अब आपको एक बार अंशिका, देश का क्या मूड है, मूड नहीं अब तो कहेंगे कि देश क्या सोच रहा है और उसको लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं, संभवतः जो नतीजे हो सकते हैं, एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो एनडीए की अगर बात की जाए तो 282 से 290 सीट मिलने का अनुमान एनडीए को जताया जा रहा है। और अगर यूपीए की बात करें तो 118 से 126 सीट यूपीए को मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 130 से 138 सीट जा सकती हैं। तो यह आंकड़ा कि किस गठबंधन को कितनी सीट मिलने का अनुमान है। और अगर असम की बात की जाए तो बीजेपी को 9 से 11, बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को 9 से 11 सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ पर कांग्रेस को 2 से 4, एआईयूडीएफ को 0 से 2 और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है, अगर यूपीए के पोल की बात करें तो। और असम में अगर वोट शेयर की बात करते हैं तो बीजेपी प्लस को 43 सीट, कांग्रेस को 36, एआईयूडीएफ को, माफ कीजिए ये प्रतिशत है, 43% कांग्रेस को 36%, एआईयूडीएफ को 6%, अन्य को 12% और नोटा पर भी 3%। ये अनुमान है एग्जिट पोल के मुताबिक कि ये वोट शेयर हो सकता है असम में। जी हां, तो ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, नतीजे 23 तारीख को आएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम विद्या बात कर लेते हैं। इनके सिंह सर, पिछली बार यानी कि 2014 की अगर बात की जाए तो 7 सीट यहां पर बीजेपी को हासिल हुई थी और इस बार आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं काम जो किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसका अच्छा फल यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं अंशिका, इसको यूं देखिए कि आज जो चंद्रबाबू नायडू, मायावती, सोनिया गांधी, सारे लोग मिल रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, सारे रीजनल फोर्सेस। इसकी वजह क्या है? बीजेपी जब बैरन लैंड में जाती है, जो वो अनएक्सप्लोर्ड जो अभी तक बीजेपी के लिए रहा है, तो जो वहां पे ग्राफ इसके उसका होता है बेस का, बहुत तेजी से बढ़ता है। असम का एक केस ले लीजिए आप। असम में संघ ने पिछले 18 साल से दिन रात काम किया है। पोलराइजेशन हुआ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पोलराइजेशन तो दूसरी तरफ भी हुआ है। उसके बाद बीजेपी आती है और जहां जहां आप देखेंगी, जिन राज्यों में बीजेपी की बढ़त है, उसमें संघ का कार्य एक बेस वर्क तैयार करना होता है, जो संघ कर चुका होता है। उसके बाद बीजेपी वहां आके बाकी काम करती है। तो असम में अगर आप देखें तो ये 9 की बात नहीं है, ये मुमकिन है कि इससे भी ज्यादा बढ़े, क्योंकि उसके बाद जो इसका रफ्तार होता है बहुत तेजी से पकड़ लेता है। और बाकी जो रीजनल फोर्सेस हैं, इवन कांग्रेस, असम के केस में आप देखिए कि कांग्रेस भी मार्जिनलाइज्ड होती जा रही है। एक पार्टी जो कल आई, जो अभी तक कभी सत्ता में नहीं रही थी, अचानक आती है, सत्ता में भी आती है, राज्य सरकार बनाती है, 9 सीटें लाती है। तो ये होता कैसे है? इतना जबरदस्त बेस वहां पे ये तैयार करते हैं। यही केरला में आप देखेंगे कि इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में सीटों में कन्वर्ट होने लगेगा। और यही दहशत जो रीजनल पार्टीज को है, वो यही है कि अगर बीजेपी आएगी तो नेशनल तो छोड़िए, रीजनल पार्टीज को भी खा जाएगी। असम उसका एक टेस्ट केस है। असम ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट भी वही है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट और असम में बीजेपी का जो एक्सपेंशन है वो फेनोमेनल है। और अगर ये बना रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 10-20 साल तक बीजेपी को वहां से उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, एक तो ये बात है जो आप कह रहे हैं कि पार्टियां कैसे काम करती है, संगठन कैसे काम करता है, उसका ये नतीजा हो सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि दरअसल जो वोटर है, जो वोट करने के लिए जाता है, वो किस मुद्दे पर वोट करता है, या फिर पार्टियां जिन मुद्दों को उठाती है, क्या लोगों के दिमाग में वो मुद्दे घर कर जाते हैं और उसी आधार पर वो वोट करके आते हैं। आएंगे, राजेश बादल जी हमारे साथ हैं, उमाकांत जी हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन एक बार हमारे साथ देवजानी चौबे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर उड़ीसा तक की तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर नजर रखती हैं। उनके पास चलते हैं। देवजानी, नॉर्थ ईस्ट में अगर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो इसको कैसे देखें, कैसे समझें? देखिए, असम में एनआरसी इस बार बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लोगों के दिलों में था वो था डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा ये लगा है कि देश के दूसरे हिस्से आज भी उन्हें इक्वल नहीं मानते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने एंटर किया तो एक पीएम मोदी की अगर हम रैलियों की बात करें तो हर बार उन्होंने यही कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा है और उन्हें भी उतने ही अधिकार मिलेंगे जितने दूसरे
दूसरे राज्यों को मिलते हैं। तो लोगों के दिलों में ये बात घर कर गई। और अगर चुनाव रिजल्ट की हम बात करें, अगर एग्जिट पोल के रिजल्ट जिस तरह से आए हैं, अगर 23 तारीख को भी यही रिजल्ट आते हैं तो यही मामला सामने आएगा कि जिस तरह से डेवलपमेंट के वादे किए गए थे, जिस तरह से डेवलपमेंट का काम वहां पे शुरू हुआ था, उसी को देख के लोगों ने इस बार भी वोटिंग की है। ठीक है देवजानी, आपके पास वापस आऊंगा। उमाकांत जी, एक बात जो देवजानी कह रही है, और 5 साल में हमने देखा कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हो, लगातार दौरे होते रहे नॉर्थ ईस्ट के, और लगातार कोशिश ये भी होती रही है, और चाहे वो दिखाने की कोशिश रही हो या जमीनी स्तर पर कोशिश रही हो, बीजेपी ने यह कोशिश की है कि नॉर्थ ईस्ट को हम दूसरे तरीके से देश से जोड़ने की कोशिश करें, यहां की भाषा से, यहां के लोगों से, यहां के डेवलपमेंट से, और एक तरीके से क्या वो कामयाबी बीजेपी को मिल रही है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट, मैंने भी वहां जाकर के रिपोर्टिंग की, और जो मैंने समझा है उसका नॉर्थ ईस्ट का जो पावर हाउस है वो असम है। और बीजेपी ने एक किस्म से असम की सत्ता को, वहाँ की कांग्रेस की सरकार को हटा करके, पराजित करके जो वहाँ सत्ता हासिल की है, मैं कहता हूं कि कांग्रेस की जो कमजोरियां थी, एक एक करके लिस्ट बना के उन सारी कमजोरियों का भरपूर लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। नंबर 1 तो सांगठनिक मामलों को लेकर के थी। तरुण गोगोई सरकार के खिलाफ असम में एक अंडरकरंट था, ये मैंने कई बार देखा, लेकिन चूंकि उनके मुकाबले कोई लीडर था नहीं, और वो जो हेमंत बिश्व शर्मा को लपक करके बीजेपी ने अपने पाले में मिलाया, वो कैसे बीजेपी में गए? वो कोई मन से नहीं गए बीजेपी में, क्योंकि वो चाह रहे थे कि नेतृत्व परिवर्तन हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई सुनने को तैयार नहीं थी। उनके जो लोग दिल्ली कैंप किए हुए थे, हेमंत बिश्व शर्मा, तो अल्टीमेटली हेमंत बिश्व शर्मा निराश होकर के उन्होंने एक नया ठौर तलाशा, और भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वो बड़े ऊर्जावान हैं, वो बड़े दबंग हैं, और उनका नॉर्थ ईस्ट की पूरी जो आज ताकत बीजेपी की वहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये असम को लूज करके कांग्रेस ने एक बड़ी बाजी हारी है असम में, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में उसकी लगातार उसके हाथ से वहां की सरकारें, सत्ताएं खिसकती रही, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, तमाम तरह उसकी कमजोरियां का बीजेपी ने भरपूर लाभ उठाया। उमाकांत लखेड़ा जी बोल रहे हैं। राजेश सर, जिस तरीके से जिक्र लगातार हम इस बात का कर रहे हैं कि वर्षों तक, मतलब सालों तक नजरअंदाज किया जाता रहा नॉर्थ ईस्ट को, और शायद ये वजह भी रही हो कि बहुत कम सांसद हैं, बिल्कुल, और बहुत कम सांसद हैं जो लोकसभा पहुंचते हैं नॉर्थ ईस्ट से। लेकिन 2014 में केंद्र सरकार में जब बीजेपी आई, तो कहीं ना कहीं जो 7 स्टेट सिस्टर कहा जाता है, 7 सिस्टर स्टेट जो कहा जाता है, उसकी जो ताकत है उसको पहचाना। एयर कनेक्टिविटी यहां पर दी गई, रोड कनेक्टिविटी यहां पर दी गई, और डेवलपमेंट की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे वो यहां तक पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा यहां पर नजर आ रहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर पाई यहां पर। देखिए, एक बड़ी वजह तो यही है कि लंबे समय तक वहां पर कांग्रेस शासित राज्य थे, और जब ऐसा होता है तो लोगों के अंदर ये भावना भी घर कर जाती है कि कोई विकल्प चूंकि है नहीं, इसलिए कांग्रेस को ही वोट करना है। और जब उन राज्यों की जो स्थानीयता है, जिसको कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, जब उनको ये स्वर मिला कि उनके साथ उपेक्षा हुई है, उनको बहुत ध्यान नहीं दिया गया है राष्ट्रीय पार्टियों ने, तब जाकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के बाद पूर्णकालिक ध्यान, मैं कहूं कि नॉर्थ ईस्ट पर ही दिया है उन्होंने, जी सर, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट पर, और उसका परिणाम, उसका फायदा, उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। एक चीज ये भी एनके सिंह साहब कि एक तो इमोशनल कनेक्ट करने में बीजेपी क्या कामयाब हो गई, दूसरी बात ये कि कांग्रेस जहां पर ध्यान नहीं दे रही थी, बीजेपी ने वहां पर ध्यान दिया और उस किले को फतेह कर लिया। देखिए, 2 चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में, मैसेजिंग, आपने किस संदर्भ में, कब, किस मौके पे मैसेजिंग क्या दी वहां के समाज को, और मैसेजिंग के लिए जो आपने कॉन्ड्यूट यूज किया, जो साधन यूज किया, वो क्या था। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस में इन दोनों का बुरी तरह लैग था, और पूरे देश में था। असम में तो उन्होंने अपने हाथ से लूज किया देखते देखते। उमाकांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तरुण गोगोई के खिलाफ जो नाराजगी थी, और बहुत ही कद्दावर लीडर था हेमंत बिश्व शर्मा। हम जब मिले वहां पे तो देखा हमने कि सबसे ज्यादा पॉपुलर वो चीफ मिनिस्टर से ज्यादा हेमंत बिश्व शर्मा है जी। उसके बावजूद